जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो पृथ्वी का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले अक्षांश रेखा को देखेंगे, फिर देशांतर रेखा, समय का निर्धारण कैसे होता है, इसको देखेंगे हम लोग वन बाय वन करके। सबसे पहले देखते हैं अक्षांश रेखा के विषय में, इसके बाद क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो ग्लोब मान लीजिए, ग्लोब हमारा एक पृथ्वी है और उस पर जो स्थित एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो कि क्षैतिज दिशा में पूर्व से लेकर पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट, जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम में एक काल्पनिक रेखा होता है जो कि पृथ्वी के सतह के बिल्कुल समांतर, ठीक है, और वृत्ताकार रूप में निर्मित होता है। और यह रेखा जो कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कोणीय दूरी को, तो इसको मानते हैं जो बीचों बीच में काटती है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मतलब 0 डिग्री कोण का निर्माण कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं शून्य जो अंश अक्षांश, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी इसको जानते हैं, ठीक है। यह पृथ्वी को दो भागों जो कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। ऊपर की साइड जो हो गया नॉर्थ, हो गया नॉर्थ गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की साइड जो हो गया दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा पृथ्वी पर सभी जो देशांतर के अतिरिक्त जो भी विषुवत रेखा है, अक्षांश जो कि एक बृहद वृत्त नहीं है, ठीक है। विषुवत रेखा के कोई भी अक्षांश जो कि एक बृहद वृत्त नहीं, सबसे बड़ा अगर कोई अक्षांश बृहद वृत्त है तो वह है अक्षांश विषुवत रेखा। और क्योंकि यह जो विषुवत रेखा जो कि अपेक्षा बहुत ही छोटे होते हैं, विषुवत रेखा सबसे बड़ा है। इसके अलावा देखिए 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, जो दक्षिणी अक्षांश है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जो कि एक केंद्र बिंदु होता है, बिल्कुल पॉइंट होता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में जो अक्षांश है 0 से लेकर 90 डिग्री तक पाया जाता है। तो इसको ऊपर 0, 1, 2, 3 ऐसे करके एंगल जाएगा। और जो 23 से 1/2 होता है नॉर्थ में, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। वहीं 23 से 1/2 अंश साउथ में देखेंगे जिसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है, कर्क और मकर रेखा। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो टोटल जो विषुवत रेखा को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या कितना हो जाएगा, 179 है, ठीक है, 179 टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, जो सभी अक्षांश जो विषुवत वृत्त के समान होते हैं और दो अक्षांशों के बीच में जो कोण का एंगल, जो बीच में दूरियां होती है दो अक्षांशों के बीच में, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो जैसे ही अपना ऊपर जाएगा एक एक अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर होता है, तो इस हिसाब से आप टोटल दूरी का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए 23 से 1/2 हम लोग देखे थे, अब हम लोग देखेंगे इसमें ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। 23 से 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं और 23 से 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। और वहीं पे अगर 66 से 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश में देखा जाए इसको, तो इसको बोलते हैं सब आर्कटिक या उत्तरी उपध्रुव वृत्त, ठीक है। इसी तरह दक्षिणी 66 से 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश को बोलेंगे सब अंटार्कटिक, ठीक है, या दक्षिणी उपध्रुव वृत्त, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। तो ये हम लोग डिस्कस किए हैं अक्षांश के विषय में। तो क्वेश्चन आ सकता है जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं, जिसको टोटल कितने देशों के साथ गुजरती है, टोटल 13 देशों के साथ होकर गुजरती है। 13 देश में कौन सा है, साओ टॉम प्रिंसिप, गैबोन हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, युगांडा, केन्या और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो जिसको बोलते हैं, मालदीव हो गया, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इसको जब आप मैप में देखेंगे तो पूरा पता हो जाएगा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा कौन से देशों के साथ होकर गुजरती है। वहीं पे जो कर्क रेखा है जिसको बोलते हैं 23 से 1/2 अंश नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, वह टोटल 18 देशों के साथ गुजरती है, ठीक है। और विषुवत रेखा 13 देशों के साथ। वहीं मकर रेखा जो कि 23 से 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश जो कि टोटल 12 देशों के साथ होकर गुजरती है,
ठीक है। 12 देश में कौन है? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। इसके अलावा फ्रांस में जो फ्रेंच पोलिनेशिया है वो वाला है, ठीक है। और टोंगा हो गया, बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया, ठीक है। तो ये रहा हम लोग को देखे अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में अगर क्वेश्चन आ सकता है अगर देशांतर रेखा के बाद, तो देशांतर रेखा को अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देशांतर रेखा जस्ट इसका अपोजिट होता है। देखिए ये हमारा ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया, और जो ये समांतर रेखाएं हैं पृथ्वी के समांतर, वहीं पे जो देशांतर रेखा है विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी होती है जिसको डिग्री में मापा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, देखिए नॉर्थ ध्रुव हो गया, ये साउथ ध्रुव जो दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, इसको मिलाने वाली एक रेखा है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा, या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स या लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो देशांतर रेखाओं की लंबाई जो कि बराबर होती है, ठीक है। ये देशांतर रेखा की लंबाई जो कि होती है बराबर होती है, ऐसे करके, ठीक। इसके अलावा अगर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो 111.1 किलोमीटर होता है, वहीं पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर था, ठीक है। और सबसे देखिए इसमें आपको ये देखने को मिलेगा जो देशांतर रेखा में जैसे ऊपर जाओगे ध्रुवों के बीच की बात हो रही है, ध्रुवों ने विषुवत रेखा के पास में जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.1 है, वहीं पर जैसे जैसे आप ध्रुवों के पास जाओगे दूरी की मात्रा घट जाती है, और ध्रुव पर बिल्कुल जो दूरी होती है दो देशांतर रेखाओं के बीच में 0 हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? विषुवत रेखा के पास में होता है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा जो एक देशांतर रेखा होती है जो कि जिसके संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री मध्याह्न, प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। इसी के संदर्भ में सारे देशांतर रेखाओं का तुलना या कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। और जो 0 डिग्री मध्याह्न रेखा है इसके आप अगर ईस्टर्न में साइड में जाएंगे तो उसको बोला जाएगा, इसके पूर्व में और पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो टोटल कुल मिलाकर कितना देशांतर रेखाएं होंगे? 360 देशांतर रेखाएं हैं, 360 डिग्री देशांतर रेखाएं होंगे, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा टोटल। इसके अलावा देखते हैं अब समय कैसे निर्धारण किया जाएगा। समय के निर्धारण के विषय में देखिए, देशांतर रेखा और समय का संबंध जो कि पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में भी रोटेट करती है, उसके बाद पूरे सूर्य का भी चक्कर लगाती है, ठीक है। तो रिवोल्यूशन प्लस रोटेशन दोनों करती है पृथ्वी। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर टोटल 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो अगर एक इस तरह देखा जाए तो टोटल 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो इसका मतलब वो हुआ कि अगर आप 360 बटे के 24 घंटे डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री घूम जाएगी 1 घंटे में, ठीक है। 24 घंटे में 360 मूवमेंट कर रहा तो 1 घंटे में कितना करेगा? 360 बटे के 24 इक्वल टू 15 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में पृथ्वी जो कि 15 डिग्री मूवमेंट करती है। तो अगर समय का निर्धारण किया जाए तो देखिए, अगर देखा जाए तो दो स्थान एक दूसरे के 15 डिग्री पूर्व अथवा पश्चिम में होते हैं। तो उनका कहने का मतलब यह है कि 1 घंटे का समय अंतराल जिन स्थानों के समय अंतराल में 1 डिग्री का अंतर होता है उसका मतलब हो गया। अगर देखिए आपने देखा कि 15 डिग्री 1 घंटे में हो रहा है, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में 15 बटे के 1 मिनट में 60 बटे के 15 हो, ठीक है। तो मिनट के हिसाब से निकालना है तो 1 मिनट में मतलब 1 डिग्री मोमेंट करने में टोटल 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री मोमेंट करने में 4 मिनट का समय। तो आप यहाँ से क्या मिला आपको? 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस देखने को मिला, और वहीं पे आपको 1 घंटे में 15 डिग्री घूम सकती है। तो मिनट और घंटे के विषय में पता हुआ कि कितने मिनट में कितना डिग्री मूवमेंट करती है, ठीक है। इसी हिसाब से समय का निर्धारण करते हैं। और एक वन मोर पॉइंट, अगर आप ये जैसे देशांतर रेखाएं तो अगर इसके
पूर्व में जा रहेंगे तो प्लस में आएगा और इसके पश्चिम में आएंगे तो नेगेटिव में समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अगर भारत का समय वैसे देखा जाए, भारत की मान लीजिए कोई भी समय ले लीजिए, अगर यहाँ पे 15 डिग्री पे आपको बताना है, 15 डिग्री पे कितना, यहाँ पे 0 डिग्री पे मान लीजिए यहाँ पे रात के 1 बजा है, तो 15 डिग्री पे कितना समय हो रहा होगा। देखिए जाहिर सी बात है, 0 डिग्री के आप उत्तर साइड ईस्टर्न साइड में है, पूर्व की साइड में, तो जाहिर सी बात है समय का प्लस मोमेंट होगा, प्लस होगा। तो 15 डिग्री की बात हो रही है, तो 15 डिग्री 1 घंटे मूवमेंट होता है, 1 घंटे में घूमती है। आपने पढ़ा कि 1 घंटे में 1 आवर में 15 डिग्री मूवमेंट करता है पृथ्वी। तो यहाँ पे 1 बजा है, तो 1 बजा है तो 15 डिग्री पे कितना समय बजेगा, तो 1 घंटे में 15 मिनट मूवमेंट हो रहा है, तो 1 + 1 = 2, मतलब 2 बजेगा। 2 बजेगा मतलब हमने 2 को प्लस 1 को प्लस क्यों किया, क्योंकि ये ईस्टर्न डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो देशांतर रेखा के अगर पूर्व साइड में हो रहा है तो वहाँ के समय जो कि पॉजिटिव में होगा। उसी तरह जो भारत का समय है, भारत का समय भी उसी तरह निर्धारित करते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, भारत यहाँ पे उत्तरी अक्षांश में होता है, और भारत का जो समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पर निकाला जाता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1 मिनट में देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट का होता है समय का डिफरेंस। तो यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5.5 घंटा आएगा प्लस में। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे कुछ समय जो भी रहेगा, अगर आपको भारत का समय पूछे तो आप प्लस के 5.5 घंटा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो भारत का मानक समय लिया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, तो ग्रीनविच टाइम जो होता है उससे भारत का समय 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, मैंने कोशिश किया आपको बताने का। तो जो भारत का जो 0 डिग्री अक्षांश, जो 0 डिग्री देशांतर है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, टोटल कितने देशों के साथ गुजरता है? यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका के साथ गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने को मिला अक्षांश रेखाओं के विषय में, देशांत रेखा के विषय में समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब क्वेश्चनों को देखते हैं, आप क्वेश्चन करते हुए चलिएगा। देखिए 91 अंश उत्तरी, 45 डिग्री पूर्व और 45 डिग्री दक्षिण और 91 डिग्री जो कि पश्चिम में से सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है, वह है 45 डिग्री और दक्षिण जो कि एक सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो 91 हो नहीं सकता क्योंकि टोटल 179 ही होता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहद वृत्त जो कि होता है विषुवत रेखा, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके अलावा कोई भी बृहद वृत्त में ऐसा नहीं होता है, सबसे बड़ा जो कि विषुवत रेखा ही है, और सब जो होता है अक्षांश विषुवत रेखा से छोटा होता है। जो कि प्रधान या मातोर जो कि ध्रुवी वृत्ति और विषुवत भूमध्य रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित होता है अंध महासागर में होता है। शून्य अक्षांश और शून्य अक्ष देशांतर अवस्थित होता है गिनी की पहाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर में अवस्थित होता है। शून्य अक्षांश जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा और शून्य अक्ष देशांतर रेखा जो कि ये वाला पॉइंट पूछ रहा है, तो गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में मिलन बिंदु है जो कि अफ्रीका के पश्चिम भाग पर है गिनी की खाड़ी। ठीक है, तो गिनी की खाड़ी कहाँ पे? उसी को बोलते हैं अंध महासागर। ठीक है, देखिए बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क और राग में से कौन सा दूरतम उत्तर में से उपस्थित है? जो कि है रोम है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं देशांतर रेखा से क्वेश्चंस। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है काहिरा का समय। तो ग्रीनविच से 2 घंटे आगे, 2 घंटे आगे है तो 30 डिग्री पर। 2 घंटे आपको पता है 1 घंटे में 15 मिनट होता है, 1 घंटे में 1 आवर में 15 मिनट मूवमेंट होता है। 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब देखिए 2 घंटे आगे है पॉजिटिव, जहाँ पे प्लस आ गया, आगे का मतलब प्लस हो गया,
तो जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया कि जो 0 डिग्री देशांतर है इसके आप ईस्टर्न में जाएंगे, ईस्टर्न मतलब पूरब में जाएंगे तो समय पॉजिटिव होता है, और जस्ट इसके पश्चिम में जाएंगे समय निगेटिव होता है। तो आगे का मतलब हो गया कि आप ईस्टर्न डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 30 डिग्री तो पता हो गया, और आगे है तो आगे का मतलब पूर्व देशांतर होगा। तो समझ में आया होगा आपको, मैंने कोशिश किया हूँ बताने का। देखिए नेक्स्ट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न जो कि प्रातः के 6:30 बजे हैं, तो प्रातः के 6:30 बजे हैं तो 0 डिग्री देशांत पर है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि दो स्थिति या दोनों स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच में जो समय अंतराल होता है 6 घंटे का होता है। ठीक है, 6 घंटे का समय अंतराल होता है। देखिए आपको पता है कि 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर होता है या 15 डिग्री का मूवमेंट होता है। तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री में अगर निकालना होगा तो आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 15 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे आ जाएगी, नहीं 15 से 90। जब ग्रीनविच में मध्याह्न एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है तो वह जगह अवस्थित होता 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। ठीक है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं, एक बार मैंने बता दिया, आप इसको पूरा कैलकुलेट करके जितना भी समय का निर्धारण आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह देशांतर जो प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद विस्त्र का निर्माण करता है उसको बोलते हैं 180 देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नई सह्याद्री के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक मेरिडियन में दिखाई देती है या दिखाई दी है उसको बोलते हैं 93 डिग्री 30 मिनट, जो कि नई सहस्र शताब्दी की सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस यामोत्तर या मेरिडियन में दिखाई देती है उसको बोलते हैं 93 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न में। क्लियर हुआ? इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, मानक समय जो कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा कुल 9 देशों के साथ गुजरती है, यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। इसको हम लोग देख लिए हैं। इसके अलावा देखिए, अक्रा, डबलिन, मैड्रिड और लिस्बन में से जिसका मानक समय जीएमटी के समान है वह है अक्रा और डबलिन और लिस्बन। देखिए, ग्रीनविच समय माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि में देशों का मानक समय का सही क्रम बताना है। तो जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा और कोस्टारिका। ठीक है, इसके अलावा देश देखते हैं, आईएसटी यामोत्तर मेरिडियन पर दोपहर होती है तो धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, तो उस समय देशांतर जो कि है बताना आपको, तो उस समय देशांतर होगा देखिए 90 डिग्री वेस्ट। ठीक है, 90 डिग्री जैसे देशांतर जो कि वेस्ट पे होगा। देखिए आप समय का निर्धारण कर लीजिए कि समय कितने मिनट का डिफरेंस हो रहा है, 6 घंटे का डिफरेंस हो रहा है। तो 1 घंटे में 15 मिनट, तो 6 घंटे में 90 मिनट, सॉरी 90 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है, तो 6 घंटे में, क्योंकि डिफरेंस समय का डिफरेंस तो 6 घंटे का है, तो डिफरेंस 6 घंटे का है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे तो 15 छक्के 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री। अब देखिए ये आईएसटी मेरिडियन पर दोपहर होता है तो धरती पर अन्य स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं, दोपहर है तो ये सुबह का बता रहा है। ठीक है, तो पहले की बात हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे 90 डिग्री वेस्ट हो गया, समय माइनस हो जाता है जो कि पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक है, देशांतर रेखा के पश्चिम। देखिए, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा, तो नगर का देशांतर क्या होगा? ठीक है, ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजे एक तार भेजा गया है, तो 12 मिनट का समय लगा तार को संप्रेषित करने में। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा है, तो टोटल जो कि 87 डिग्री पूर्वी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको निकालने का वही तरीका जो हमने बताया था। ठीक है, समय का डिफरेंस देख लीजिए, 12 से 6 घंटे का डिफरेंस हो गया।
90 हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री तो यहाँ से हो गया, लेकिन यहाँ 12 मिनट का समय लगता है, तो 12 मिनट माइनस कर देंगे इसमें, ठीक है। तो 1 मिनट में 1 डिग्री मूवमेंट करने में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 12 मिनट में का जो डिफरेंस होगा, 12 मिनट में 3 डिग्री मूवमेंट हो जाएगा। तो 3 डिग्री माइनस करेंगे, 90 में से 3 करेंगे तो 87 हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हुआ। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और देखिए नेक्स्ट कथन और कारण, तिथि निर्धारित रेखा जो कि ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है और तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा पर है, तो दोनों ही कथन सत्य हैं। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी नहीं होती है उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमणित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर होता तो भारत का मानक समय 6:30 बजेगा सुबह का, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, वह जलडमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है उसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि, बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री धारा, अक्षांश और देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए, देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। किसी जगह का स्थानीय समय 6:30 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है, तो उस जगह की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी। जैसे देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा चंद्रमास मानक समय और दिवस में से कौन सा जो कि समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है उसको बोलते हैं मानक समय, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, अब विषुवत रेखा से कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है विषुवत रेखा से आया हुआ। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कुल लगभग है 40,090 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है, ठीक है। और इसका अगर कुल लंबाई का देखा जाए तो लगभग 78.7% जो भाग है जलीय भाग है और 21.3 भाग ही जो कि स्थलीय भाग है, ठीक है। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर जो वार्षिक टेम्परेचर जो तापांतर होता है सबसे कम पाया जाता है। यहाँ लगभग हर वर्ष सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश है, और लगभग हर वर्ष जो निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, और यहाँ पे कोई भी शीत ऋतु भी नहीं, क्योंकि हमेशा सूर्य का प्रकाश लंबा पड़ता है जिसकी वजह से शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों के साथ गुजरती है, इसको आप देख लीजिएगा। जिस अक्षांश पर वार्षिक एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, कोलंबो, जकार्ता, मनीला और सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट जो नगर है वह है सिंगापुर। इसके अलावा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सा कैसा कंटिनेंट है, महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं, कर्क रेखा 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ में बोलते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा 23 सही 1/2 डिग्री जो होता है साउथ में उसको बोलते हैं मकर रेखा। तीनों ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। इसके देखिए कर्क और मकर रेखा के विषय में देखते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा के विषय में हम लोग वैसे देख लिए, क्वेश्चनों को देखते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में होता है, 23 से 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। जो पृथ्वी के साथ जो एक्सियल इंक्लाइनेशन होता है, जो अच्छी झुकाव होता है और परिक्रमण गति के कारण जो कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध में 23 से 1/2 अंश डिग्री पर, इसलिए जो कर्क रेखा है 21 मार्च से सूर्य की किरणें जो कि होता है उन्मुख होना प्रारंभ होता है और 3 महीना के बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होता है, जिसकी वजह से जो सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। और इस तिथि को 21 जून को आपने देखा ही होगा कि बोलते हैं समर सोलिसिट, ठीक है। कर्क रेखा जो कि टोटल 18 देशों के साथ होकर गुजरता है, मकर रेखा टोटल 12 देशों के साथ। तो क्वेश्चनों को देखते हैं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य के उन्नतास होता है, इसका राइट आंसर 43 डिग्री। कर्क रेखा कौन से होकर देशों से होकर गुजरती है, टोटल 18 देशों के साथ होकर गुजरती है, जिसमें से हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास,
पश्चिमी सहारा और मारितानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान। मकर रेखा एक घटा दीजिए, 18 से कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा टोटल 12 देशों से होकर गुजरती है, जो कि ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया जिसको बोलते हैं फ्रांस का पार्ट है, ठीक है, टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया। जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तो उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दाब विकसित होता है, ठीक है। अब देखते हैं दिन रात से क्वेश्चनों को देखते हैं। दिन रात के विषय में विषु या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल होते हैं जब दिन और रात बराबर होता है, तो 20 और 21 मार्च और 22 और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। देखिए जो दिन का और रात का निर्धारण होता है, जो पृथ्वी का जो गति है, 2 तरह का गति होता है पृथ्वी का। एक को बोलते हैं रोटेशन, एक को बोलते हैं रिवोल्यूशन। रोटेशन जो होता है, जो घूर्णन गति होती है, इसको दैनिक गति भी कहते हैं, और जो रिवोल्यूशन होता है इसको वार्षिक गति कहते हैं। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर जो पूर्व से पश्चिम जैसे मूवमेंट कर रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो इससे क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर मूवमेंट करती है, तो जिससे पृथ्वी का घूर्णन या इसी को रोटेशन बोलते हैं, जो अपने एक्सिस पर घूमती है पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसी से दिन और रात भी होता है। और पृथ्वी आपको पता है जो 23 से 1/2 अंश झुकी होती है, इसलिए जो दिन और रात जो होता है बराबर नहीं होता, क्योंकि जो पृथ्वी होता है थोड़ा सा टिल्टेड है 23 से 1/2 अंश पर, ठीक है। और विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होता है, इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश होता है हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है, इसमें यहाँ पे कोई झुकाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर जो कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या इससे अधिक समय तक प्राप्त होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिन और रातें बड़ी छोटी होती रहती हैं, ठीक है। उसी तरह आपको दक्षिणी ध्रुव में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है इस तरह, ठीक है, जिसका वजह से एक चक्कर सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी सूर्य का, और अपने जो एक्सिस पर 24 घंटे में एक बार मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है, ठीक है। और जो का परिवर्तन होता है, ऋतुओं का परिवर्तन आपको यहीं से देखने को मिलता है, ठीक है। ऋतुओं का परिवर्तन जो कि आपको यहीं से देखने को मिलता है, जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चनों को देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए वर्ष दिन रात बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन जो होता है उसको बोलते हैं विषुवत। और नेक्स्ट देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन जो कि 21 से लेकर 22 दिसंबर को होता है, यही देख लीजिए यहाँ पे। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 से 22 दिसंबर, 20 से 21 जून को होता है ग्रीष्म अयनात प्रतिवर्ष होता है। देखिए जून की जो 21 तारीख है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, ठीक है। तो ये हम लोग लगभग देख लिए हैं, और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट में देखिए इस चैप्टर में देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति और भूगर्भिक इतिहास के विषय में देखते हैं। इसको डायरेक्ट क्वेश्चनों को देखते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आपको बिल्कुल ब्रीफ में देखना पड़ेगा, एक चार्ट को पेश करूंगा तब आपको क्लियर ढंग से होगा। तो क्वेश्चनों को देख लेते हैं, फिर कभी जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग वहाँ से देख लेंगे। तो वह विद्वान जिसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, ओस्टशिम्ट से वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है गैसों और धूल के कणों से हुई है। पृथ्वी की वायु का निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह है यूरेनियम डेटिंग विधि, ठीक है। यूरेनियम डेटिंग विधि से निकाला जाता है पृथ्वी की वायु का निर्धारण। महान हिमयुग का संबंध जो कि प्लीस्टोसीन युग से हुआ है। लघु हिमकाल माना जाता है 1300 से लेकर 1870 ईसा पूर्व को। डायनोसॉर कोल जो कि डायनासोर कोल यूरेसिस कल्प 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व और आरंभ और 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त।
महाद्वीपों को अलग होने का जो रीजन था विवर्तनिक क्रिया थे। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है, वह है भारतीय उपमहाद्वीप, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे बोला गया पैंजिया। ठीक है, अब ये 2 पार्टों में कट गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का जो भाग नहीं है वह है ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य का काल जो कि लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व देखने को मिलता है। वह घटनाएं जिसमें जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा वह है महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र। वलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकाली बल का वलन क्रिया परिणाम है। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। देखिए जमाव और कालक्रम को देखते हैं। सिहावल जमाव जो कि निम्न पूरा पाषाण काल, पटपरा जमाव मध्य पूरा पाषाण काल, बाघोर जमाव उच्च पूरा पाषाण काल, खेतौनी जमाव लघु पाषाण काल, इसका कालक्रम रहा है। देखिए ये व्यवस्थित क्रम इसको देख लीजिएगा। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार जो मरुस्थल विस्तार है प्लेसिटोसिन एवं अभिनव जमाव से है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो कि चट्टान है इसको देखते हैं। जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को कवर कर चुके, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो चलेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट वह है विश्व का भूगोल। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी को पढ़ेंगे। बहुत ही लूसिड वे में हम लोग इसको देखने का कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड के विषय में, जो कि सामान्य परिचय को देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उससे संबंधित जो सिद्धांत है उसको विषय में देखेंगे। उसके बाद हम लोग सौर मंडल के विषय में देखेंगे। ठीक है, और जितने भी द्वीप होंगे, ठीक है, एशिया महाद्वीप होंगे, महाद्वीपों के विषय में देखेंगे 1 बाय 1 करके। सारे महाद्वीप को डिस्कस करेंगे, वहाँ का क्या फिजिकल है, माउंटेन के विषय में, रिवर के विषय में देखेंगे हम लोग। ठीक है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल को भी हम लोग देखेंगे, पॉलिटिकल मैप को भी देखेंगे। ठीक है, तो मैप से बेस्ट स्टडी करेंगे। जो पहला हम लोग का चैप्टर आज देखने जा रहे हैं सामान्य परिचय, जो कि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। इसमें ब्रह्मांड के विषय में देखेंगे, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारा अवधारणाएं था कि ब्रह्मांड जो कि किसको कहा गया। ब्रह्मांड जो कि बोला गया कि जो बिल्कुल ही माइन्यूट सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर बहुत ही बड़ा जो कि महाकाय जो गैलेक्सी हैं, आकाशगंगाएं हैं, उनके स्वरूप, उनके सभी को अगर मिलाया जाए तो एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो छोटे से लेकर बड़े बड़े महाकाय सबको एक फॉर्म में अगर हम लोग इसको इंक्लूड करें तो इसी को बोला गया यूनिवर्स। ठीक है, ब्रह्मांड। ठीक है, तो हमारा जो पृथ्वी है इसमें अनेकों असंख्य इन्फिनाइट नंबर का आकाशगंगाएं हैं और आकाशगंगाओं में एक दुग्ध मेखला होता है, मिल्की वे है, उसमें नामक आकाशगंगाएं स्थित है। तो अवधारणाएं देखिए बहुत सारा ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित बहुत लोगों ने अवधारणा दिया, जिसमें से क्लाडियस टालमी जो कि मिस्र के यूनानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था सबसे पहले। इसके बाद निकोलस कॉपरनिकस ने दिया, फिर विलियम हॉर्लेंस, एडविन पावेल हब्बल ने दिया। बारामीर जो कि भारत के रहे हैं, जो कि उन्होंने बारामीर जी ने बताया था कि कॉपरनिकस से लगभग 1000 पूर्व से ही बता दिया था बारामीर जी ने कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो भारत के भी वैज्ञानिक लोगों ने भी पृथ्वी में ब्रह्मांड के विषय में अवधारणाएं दिए हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले ब्रह्मांड के उत्पत्ति से जो सिद्धांत सबसे ज़्यादा माना जाता है वह है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज़्यादा इस अवधारणाओं को माना जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति से या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से
इसको माना जाता है बिग बैंग थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, तो महाविस्फोट सिद्धांत के अगर विषय में देखें तो इसको 1927 में वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, बेल्जियम के वैज्ञानिक 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे उनका नाम था। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, और इसके विषय में अगर विस्तृत व्याख्या किसने दिया तो रॉबर्ट वेगनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट वेगनर, ठीक है, नामक एक वैज्ञानिक ने उन्होंने इस सिद्धांत को जो 1927 में दिया था, इसको 1967 में इसको विस्तृत रूप में व्याख्या किया। ठीक है, तो जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या बोला था इसके विषय में हम लोग देखते हैं। जॉर्ज लेमेत्रे जो कि लगभग ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल काय जो कि बहुत बड़ा होता है अग्निपिंड था सबसे पहले। इसके बाद इसमें जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है, फिर इस छोटे छोटे पार्टों में टूट गया एक बहुत बड़ा विस्फोट की वजह से। ठीक है, तो अचानक इसमें एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडी विस्फोट हुआ, कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ इसमें। ठीक है, जो बहुत बड़ा पिंड था उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोटन देखने को बोला गया और इसी को बोला गया बिग बैंग। ठीक है, तो इसके कारण जैसे विस्फोट हुआ एक बड़ा पिंड में, तो वो क्या हुआ, छोटे छोटे कण में, छोटे छोटे पार्टों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, बिखराव हो गया, जिसके कारण जो कि हाई डेंसिटी वाले जो पदार्थ हो गए उसको बोला गया डार्क मैटर्स, और उनके समूह में एक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बिग बैंग किसने दिया था, जॉर्ज लेमेत्रे। फिर इसकी सिद्धांत को 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इसको पूर्ण रूप से व्याख्या किया कि एक ब्रह्मांड एक गर्म और संघन बिंदु है, और आज से लगभग बोला गया कई अरब वर्ष पूर्व, मतलब मान के चलिए 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक पूर्व केंद्रित था, जिसके कारण एक इसमें आकस्मिक विस्फोट हुआ। जैसे ही पिंड में आकस्मिक विस्फोट हुआ, कई सारा छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो गया। ठीक है, और अनेक पदार्थों में एक गैलेक्सी का रूप ले लिया। ठीक है, तो इसी को बोला गया ब्रह्मांड का उत्पत्ति के विषय में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया जॉर्ज लेमेत्रे और रॉबर्ट वेगनर ने। ठीक है, तो महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जॉर्ज लेमेत्रे ने महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, इसके अलावा देखिए वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसको बोला गया मिल्की वे, आकाशगंगा या दुग्धमेखला, जहाँ पे हमारा सौरमंडल स्थित है। मिल्की वे वर्गीकृत किया गया था। देखिए मिल्की वे जो है कई पार्टों में डिवाइड किया गया है, स्पाइरल शेप में, इरेगुलर शेप में और इलेक्ट्रिकल मतलब दीर्घवृत्तीय शेप में, तीन शेपों में इसको आकाशगंगा को जो मिल्की वे है इसको वर्गीकृत किया गया है। तो आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर जो कि कहलाता है सूर्य द्वारा जो गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय को कॉस्मिक ईयर बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रह्मांड ईयर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। लगभग 22.5 मतलब 25 करोड़ वर्ष समय लगता है एक बार चक्कर लगाने में। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, तारों के विकास में सर्वप्रथम होता है गैस मेघ जिसको बोलते हैं गैस क्लाउड। इसके पश्चात होता है एम्ब्रियो स्टार या प्रोटो स्टार जिसको बोला गया। तारों का जो रंग सूचक है किसको बताता है, तारों का रंग सूचक, जो कि तारों का रंग सूचक होता है टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, तो इतना बिल्कुल पता होना चाहिए, तारों का जो रंग सूचक है किसको बताता है, उसके ताप को बताता है, टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको बोला गया चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट उसको बोला गया, जो कि जिसके बाहर आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं इसको बोला गया चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना जो को बोला गया कृष्ण मिरर या श्याम बियर बोला गया। ठीक है,
ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, सबसे पहले नेक्स्ट देखिए कथन और कारण को देखते हैं। कृष्ण छिद्र एक खगोलीय अस्तित्व है जिसमें दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। और कृष्ण छिद्र पर जो कि ब्लैक होल बोला गया, गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल है कि यहाँ पे प्रकाश का बच निकलने नहीं देता है, बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए ब्लैक होल के विषय में देखते हैं। अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है और इस गुण का कारण है कि इसका बहुत हाई डेंसिटी होता है, मतलब बहुत ही हाई उच्च घनत्व होता है इसका। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टेलेशन की संख्या कितना है? तारों में, अंतरिक्ष में तारोमंडलों की संख्या टोटल 88 है। कॉन्स्टेलेशन की संख्या 88 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पल्सर, क्रिसवियर और क्वास्कर और भंगुर तारा जो कि एक खगोलीय वस्तुएं हैं, एक निश्चित आकृति में जो व्यवस्थित तारों का समूह को बोलते हैं नक्षत्र। ठीक है, इसके अलावा देखिए हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी थी। तारे का नाम रखा गया था बीटलग्यूस। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सबसे सर्वाधिक घनत्व जो कि माध्य है पृथ्वी का, जो कि 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट पृथ्वी और सूर्य के बीचों के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ता है आकाश काला होता है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना और आकाश का काला ये बिल्कुल ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तारा टिमटिमाते नहीं है और आकाश का जो है काला होता है। अभी यहाँ से देखने पर लगता है ब्लू है, येलो है, जो कि ये सब रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो ऐसा यहाँ पे जैसे अंतरिक्ष में जाएंगे वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पृथ्वी के संगठक में मुख्य तत्व जो कि हैं लोहा, जिसका कंपोजिशन है, लोहा कंपोजिशन है यहाँ पे 32.07 और 30.12% और सिलिकॉन का परसेंटेज है 15.12%। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष का जो इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की मापने की इकाई है, जो कि एक प्रकाश वर्ष जो कि निर्वात में प्रकाश द्वारा जो कि एक वर्ष में तय की गई दूरी को बताता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक प्रकाश वर्ष में 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्त, क्या है उसको सप्त ऋषि बोलते हैं। इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द जो कि ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध के संदर्भ में आते हैं। श्याम वियर क्या होता है? जो कि इसको बोला गया है श्याम वियर को सिमट गया तारा। ठीक है, तो अब देखते हैं सौर मंडल के विषय में। सौर मंडल के विषय में पहले कुछ नोट्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सूर्य आपको पता है, सूर्य इसके 8 ग्रह हैं और अनेक उपग्रह भी होते हैं और एक परिवार का रचना करते हैं, उसको बोलते हैं सौर मंडल। तो सूर्य इसके अलावा 8 ग्रह और भी अन्य उपग्रह भी होते हैं, सबको एक परिवार के रूप में अगर देखा जाए तो इसी को बोला जाता है सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल का निर्माण अगर देखा जाए तो 4.6 लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, सौर मंडल में सूर्य जो कि सूर्य को तारा भी बोलते हैं और एक खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक आपस में एक दूसरे से लोग जो तारे होते हैं, सूर्य होते हैं, सब एक गुरुत्वाकर्षण बल के साथ जुड़े रहते हैं। और ग्रह में इसमें देखिए बहुत सारा चीज़ें होते हैं, जिसमें ग्रह होते हैं, बौने ग्रह होते हैं, जो नेचुरल उपग्रह होते हैं जो लोग भेजते हैं देश के लोग। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्काएँ, धूमकेतु, सभी इसमें जुड़े रहते हैं एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। सौर मंडल में अगर ग्रहों की संख्या तो देखा जाए तो स्टार्टिंग में 9 था, लेकिन एक ग्रह को हटा दिया गया जो कि प्लूटो ग्रह था।
प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो टोटल 8 ग्रह है। टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। तो पहला में अगर देखा जाए तो एक इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो देखिए सबसे पहले सूर्य रहेगा। इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ। सूर्य है, सूर्य के बाद इसके चारों तरफ बुध का चक्कर होता है। बुध के बाद बुध शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है, बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मंगल होता है। ठीक है, मंगल के बाद होता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद होता है शनि ग्रह, शनि ग्रह के बाद अरुण, फिर वरुण। ठीक है, इसके बाद देखिए कुपर बेल्ट प्लूटो होता है, लेकिन प्लूटो को बाहर रखा गया क्योंकि इसमें यह ग्रह की जो भी स्टैंडर्ड बनाया गया है उसको मान्य नहीं रखता है, उसको कंप्लीटमेंट नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से प्लूटो को बाहर रख दिया गया है। ठीक है, 9वां ग्रह था पहले प्लूटो, लेकिन इसको हटा दिया गया। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इसको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका है माई वेरी, देखिए इसको माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स। ठीक है, तो माई से देखिए इसका सिंगल वर्ड याद करिए। माई से मरकुरी जिसको बोलते हैं बुध, इसके वाला वेरी से VERY होता है, वेरिस का वी लिया गया है तो वी से होता है वेनस। माई वेरी इफिशियंट, इफिशियंट का ई लिया गया, ई मतलब हो गया अर्थ, बुध से होकर पृथ्वी हो गया, अर्थ में पृथ्वी। उसके बाद होता है मदर, मदर का जो M वर्ड लिया गया है, मदर मतलब मार्स, यम से हो गया मार्स, मार्स मतलब होता है मंगल। उसके बाद जस्ट होता है, जस्ट का मतलब होता है जुपिटर, जुपिटर के बाद होता है सर्व, मतलब सर्व मतलब होता है शनि ग्रह जिसको यस वर्ड लिया गया, सैटर्न बोला गया है। उसके बाद अस का यू लिया गया, इसका मतलब होता है यूरेनस, अरुण होता है। उसके बाद नर्स, नर्स का यन लिया गया, इसका मतलब नेपच्यून होता है। फाइनली इसको बोला गया है वरुण ग्रह। टोटल 8 ग्रहों के विषय में हम लोग देख लिए। ठीक है, तो दूरी के हिसाब से ये है। ठीक है, सबसे सूर्य के पास में है बुध ग्रह, सूर्य के पास में बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है। ये तो दूरी के हिसाब से है सूर्य के पास से। ठीक, तो क्वेश्चन आता है इसको कि एक ऑर्डर में बताता है कि सूर्य के पास सबसे पास में कौन सा ग्रह है, फिर पूछता है पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह है, शुक्र के पास कौन सा ग्रह है। तो इस तरह क्वेश्चन करके आता है। तो आपको एक ऑर्डर अगर पता रहेगा तो आप कर सकते हैं। तो इसको ऑर्डरिंग का एक ही तरीका है। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे, सबका एक एक वर्ड सिंगुलर वर्ड याद करेंगे, पहला वर्ड, और इसी वर्ड से आप बिल्कुल दूरी के हिसाब से ग्रहों को पता कर सकते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर हम देखना चाहें तो क्वेश्चनों को देख सकते हैं, बाकी इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सौरमंडल का भाग जो नहीं है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, निहारिका। ठीक है, और सौरमंडल का जो भाग है उसमें से ग्रह हो गए, बौने ग्रह हो गए, प्राकृतिक उपग्रह हो गए, सूर्य हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्काएँ हो गया, धूमकेतु हो गया, ये सब ग्रह है, जबकि निहारिका ग्रह नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? इसको सबसे पहले कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत पर इसको प्रतिपादित किया था। उनका पुस्तक है, जो कि एक पुस्तक का नाम था उनका लिटिल कॉमेंट्री में, जो कि 1514 ईस्वी में इसको इन्होंने बताया था। उस समय उन्होंने बोला था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, और इसके अलावा ब्रह्मवीर ने लगभग 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। तो भारत के भी वैज्ञानिक किसी से कम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सौरमंडल का निर्माण हुआ है था 4.6 बिलियन वर्ष पहले। इसको देख लिया। हमारा सौर परिवार के संदर्भ में जो कथन सही है वह है, हमारा सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, बिल्कुल डेंस है। इसका देखें तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। अभी पहले था 2006 से पहले 9 था, जबकि प्लूटो को 2006 में इसको हटा दिया गया। ठीक है,
सूर्य से पृथ्वी की दूरी में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है, बृहस्पति और शनि। इसको याद करने का बिल्कुल फेवरेट तरीका मैंने बताया था, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, माई का देखो यम ले लीजिए, मेरकुरी में से होता है बुध ग्रह, वी से वेनस में से हो गया शुक्र, बुध शुक्र, ई से हो गया अर्थ में से पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी। इसके बाद देखिए मार्स यम मदर का यम वर्ड लेंगे, यम मतलब मार्स में से मंगल हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और यस से सटर्न में से होता है शनि ग्रह, यू से यूरेनस, ठीक है, यूरेनस में से हो गया अरुण ग्रह। सॉरी यहाँ पे देखिए जे भी है, जस्ट जे से हो गया जुपिटर के बाद सटर्न है, सटर्न के बाद फिर यूरेनस का हो गया अरुण, और उसके बाद फाइनली नट्स हो गया, नट का यन वर्ड यन मिस नेपच्यून मतलब वरुण ग्रह। तो टोटल 8 ग्रहों जो कि एक दूरी के हिसाब से बांटा गया। सूर्य के पास में सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो दूरी के हिसाब से डिवाइड किया गया। इससे सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल देख लीजिएगा। पृथ्वी और सूर्य के मध्य ग्रह है बुध और शुक्र। सबसे पहले सूर्य है, उसके बाद बुध है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो किसके बीच में पूछा है? बुध और शुक्र के, पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी यहाँ पे देखिए सूर्य है, बुध शुक्र पृथ्वी के बीच में बुध और शुक्र ये दोनों ही ग्रह है। तो इसको आप कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं, पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में। देखिए ग्रहों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, इनके पास कोई प्रकाश नहीं है फिर भी यह चमकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको पता होना चाहिए आपको कि उनके पास प्रकाश भी नहीं है फिर भी क्यों ऐसा चमकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। इसके अलावा देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो कि बुध ग्रह है, और यहाँ तक कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी बुध ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह है शुक्र। बुध के बाद शुक्र आता है, तो सेकंड नंबर पे कौन सा है? आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है। मंदतम गति मतलब सबसे कम गति करने वाला जो ग्रह है वह है वरुण ग्रह। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और पृथ्वी में आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति जो कि है बृहस्पति की, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और प्रमुख गैसें जो कि विद्यमान होती हैं बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैसें जो कि हैं विद्यमान होती हैं। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है वायु अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, आवासीय क्षेत्र, ये सब जो कि गोल्डीलॉक्स जोन संदर्भ शब्द का संदर्भ है। जैसे देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और ग्रह जो कि यूरेनस ग्रह है, उपग्रह में चंद्रमा हो गया, पुच्छल तारा एक हेलिन है, और मेराइनर जो कि एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह है। अब देखते हैं सूर्य के विषय में। तो सूर्य से जितने भी संबंधित क्वेश्चन रहेगा उसको देखेंगे। सूर्य आपको पता है सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, और सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसको बोलेंगे फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर। और इसके अलावा और नासा ने बताया था, नासा जो कि अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी से लगभग 109.2 गुना बड़ा सूर्य है। ठीक है, और सूर्य की त्रिज्या भी बहुत बड़ी है। अगर 6,95,508 किलोमीटर सूर्य का माध्य त्रिज्या है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर लगभग 1,50,00,000 इसका टेम्परेचर है डिग्री सी में। ठीक है, और इसके अलावा देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, और जो नाभिकीय संलयन जो कि प्रक्रिया होती है जिसमें हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है,
जैसे हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं, प्रक्रिया चलती रहती है और एनर्जी भी मिलती रहती है। तो 1H1 और 1H2 इक्वल टू 2He4 होता है, प्लस की एनर्जी होता है। तो इसी जो एनर्जी होता है सूर्य से उपस्थित जो एनर्जी को यहीं से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, इसके अनुसार देखें, इसके अलावा देखा जाए कि सूर्य की जो समस्त ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन से होती है। और नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है, आपको पता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाता है और उसके बाद एनर्जी मिलता है तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। जैसे परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वहीं नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जो दो या दो से अधिक नाभिक जो आपस में मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं, एक नाभिकीय का निर्माण करते हैं, उसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। दो छोटे छोटे आपस में नाभिक जो कि संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के विषय में देख लिया जाए। सूर्य ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट आएगा क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण की स्थिति जब होते हैं जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। जिससे सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, और इसी को बोला जाता है अमावस्या, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के विषय में आपने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ जो होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ जो कि प्लाज्मा के रूप में होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा भी द्रव और ठोस द्रव गैस के अतिरिक्त एक चौथी अवस्था है। तो क्वेश्चन आ सकता है मैटर्स जो कि द्रव्य की टोटल कितनी अवस्थाएं हैं, तो लोग बस जानते हैं कि टोटल 3 अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस, लेकिन नहीं, चौथी अवस्था भी है, उसका नाम है प्लाज्मा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए सूर्य की ऊर्जा जो कि उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन, इसको हम लोग देखे थे। डायमंड रिंग्स एक दृश्य है जिसके द्वारा या जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में। सूर्य ग्रहण होता है न्यू मून डे को और प्रत्येक सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। इसके बाद देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला जो चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य का प्रभाव मंडल हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है प्रक्षाप मेघों के हिम स्फटिकों में, ठीक है। एक खगोलीय कवक जिसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की एक औसत दूरी है, ठीक है, एक खगोलीय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। इसके बाद देखिए सूर्य पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होती है जो कि 4 जनवरी को उपसौर के दिन या उसके निकटतम तिथि को सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109.2 गुना बड़ा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बुध को विषय में देखते हैं। बुध के विषय में, बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकुरी, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यहाँ तक कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी बुध को ही बोलते हैं। यह सूर्य का चक्कर मात्र 88 पृथ्वी दिवस में जो कि सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। बुध और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो इसका जो दैनिक औसत तापमान होता है, दिन का तापमान 167 डिग्री सी होता है। वहीं पे अगर रात्रि का टेम्परेचर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ का जो दैनिक टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, 610 डिग्री सी इसका दैनिक टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलने का, वहीं रात का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा निगेटिव में जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रहना तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही कह सकते हैं, ठीक है। बुध और सूर्य के जो दूरी है लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह का अगर चक्कर के हिसाब से देखा जाए तो बुध 88 दिन में लगा लेता है। बुध के बाद शुक्र आता है जो कि 224.7
दिन में लगा लेता है। वहीं अपना पृथ्वी के पास तो आपको पता है 365 दिन में अपनी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। वहीं पे मंगल इसका जस्ट डबल नियर अबाउट 687 पृथ्वी दिवस में मंगल चक्कर लगाता है। वहीं बृहस्पति का तो 11 वर्ष में चक्कर लगाता है लगभग। और वहीं पे शनि भी लगभग 29 से 30 साल के बीच में वह चक्कर लगाता है सूर्य का। वरुण ग्रह 84 साल में, वहीं पर अरुण ग्रह 84 साल में, वरुण ग्रह 164 साल में चक्कर लगाता है। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध ग्रह, जो कि मात्र 88 दिन में। वहीं पृथ्वी जो कि 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। जो दो ग्रह जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। सत्य कथन को बताना है। किसी पिंड का जो एल्बिडो है परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी जो चाक्षुष ब्राइटनेस है निर्धारित करता है। अब देखते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है जो कि शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह को बोला जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन, सिस्टर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह जो कि सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ब्राइटनेस वाला ग्रह है। इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, भोर का तारा नहीं बोलते हैं, भोर का तारा, साय का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इसको शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। ठीक है, और यह जो शुक्र ग्रह है बुध के बाद दूसरा सबसे निकटतम तारा है। किसके निकट में? ये है आपको सूर्य के निकट में। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह यहीं पे है। इसको यहाँ का टेम्परेचर जो दैनिक टेम्परेचर होता है 664 डिग्री सी टेम्परेचर होता है, कितना बहुत ज़्यादा हीट है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखते हैं क्वेश्चनों को। सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इवनिंग स्टार शुक्र को बोलते हैं, भोर का तारा भी इसी को बोलते हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर आप देख सकते हैं 464 डिग्री सी टेम्परेचर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो आदमी 50 डिग्री सी टेम्परेचर नहीं सह पाता है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल 464 तो बिल्कुल बर्निंग हो जाएगा स्टेज। सूर्य के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को बोला जाता है। मैगलन अंतरिक्ष जो यान है भेजा गया है शुक्र के लिए, मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया है। ठीक है, 1989 में इसको भेजा गया था। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और 1991 में आया हुआ है UPPCS में। अब देखते हैं पृथ्वी के विषय में। पृथ्वी, इससे क्वेश्चन बहुत सारा आने का संभावना होता है। पृथ्वी जो कि सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। पहला है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी है। ठीक है, और आकार के दृष्टि से देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, और आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। टोटल 8 ग्रहों में कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, और पृथ्वी को ही बोला गया है ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी पृथ्वी को जाना जाता है। ठीक है, और एक यूनानी दार्शनिक थे, उनका नाम था अरस्तु थे। उनका पुस्तक का नाम था ऑन द हेवेंस। ऑन द हेवेंस में उन्होंने बताया था पृथ्वी का जो आकार है गोलाकार है, और जबकि पृथ्वी की आकृति माना जाता है कि स्क्वायराइड शेप में है। ठीक है, अब इलेप्टिकल शेप में बोला जाता है। ठीक है, और इसकी आकृति को जियोड भी बोला गया है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। पृथ्वी जो कि अपने अक्ष पर 23 से 1/2 डिग्री, ठीक है, पर झुकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा टिल्टेड में है। अगर देखा जाए तो ये जो है टिल्ट पोजीशन इसका है 23 से 1/2। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो एक अपने अक्ष पर टोटल 24 घंटे में अपना अक्ष पर पृथ्वी घूमती है, और अपने अक्ष के सहारे ही पृथ्वी का घूर्णन, जो कि उसको बोला गया है भू परिभ्रमण या रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, और भू परिभ्रमण जो होता है, रोटेशन होता है, इसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है चारों तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, साथ ही साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। तो जैसे अपने रोटेशन पर घूमने की वजह से वहाँ पर दिन और रात होता है, और सूर्य का चक्कर लगाने की वजह से यहाँ पे
आपको यहाँ पे मौसम परिवर्तन से लेकर सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और चंद्रमा जो कि पृथ्वी के चारों ओर अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा लगाती है, ठीक है। और इसकी वजह से जो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो तिथि होती है, सूर्य जो पर विषुवत रेखा जो कि भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, और 21 मार्च और 23 सितंबर तक सूर्य जो कि विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो समय होता है 6 महीना रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से देखिए मौसम का परिवर्तन, ये सब चीज़ें होता रहता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे वे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो पृथ्वी गोलाकार है, सबसे पहले अरास्तु ने बोला था। एक जौधारी के रूप में पृथ्वी का नाम ग्रीन प्लैनेट रखा गया, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर। व्यास क्या होता है? एक जैसी सर्किल है, तो एक परिधि से दूसरे परिधि की ओर जो मिलाने वाली रेखा है इसी को बोलते हैं व्यास, जो कि केंद्र से होकर गुजरती है। सबसे बड़ा व्यास जो कि केंद्र से होकर गुजरता है इसी को बोला जाता है। तो इसकी टोटल लंबाई 12,756 किलोमीटर है, समझ सकते हैं। तो एक छोर से दूसरे छोर तक टोटल लंबाई जो कि 12,756 किलोमीटर है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। ये गलत ऑप्शन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल शेप में है और झुका हुआ भी है अपने अक्ष पर 23 से 1/2 अंश। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर जिसको बोला गया आउटकोर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर जो कि इसको बोलते हैं श्यान दरो। भूपर्पटी में जो बहुत तायत मतलब बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में पाया जाने वाला जो रासायनिक तत्व है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी तक सूर्य के लिए सूर्य से चला गया प्रकाश लेता है टोटल 8 मिनट 19 सेकेंड। ध्रुव तारा अल्फा सेंचुरी, सूर्य और लुब्धक में से वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है उसको बोला गया सूर्य। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह। सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन का समय लगता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है, वह है लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेता है 27.8 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण जो धुरी होती है सदा झुकी होती है दीर्घ वृत्तीय धुरी से, जो कि 23 से 1/2 डिग्री पर झुकी है। सत्य कथन के विषय में बताना है, पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुवीय विषुवत रेखा जो कि दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट से गुजरती है। देखिए, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरों को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और पृथ्वी के अक्ष की जो अक्ष की समांतरता है ये है, बिल्कुल करेक्ट है। दिन रात भूपरिक्रमा जो सूर्य अपने अक्ष पर घूमती है इसकी वजह से दिन रात होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भूपरिभ्रमण। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें जो कि तिरछी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। दिन और रात भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच में होती है उसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो यहाँ पे अगर पड़ेगी सूर्य का प्रकाश तो दिन और रात दोनों गोलार्ध में बराबर होता है, जाहिर सी बात है, तो दिन और रात बराबर होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौसम बदलने का कारण जो कि होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना मौसम बदलने का कारण होता है। देखिए, उदाहरण के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार करना है। दिन में उदाहरण अर्थात अगर देखा जाए दोपहर के 12 बजे हैं और दिल्ली शहर में, तो वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो गिरने वाले सूर्य की किरणें हैं सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। ठीक है, तो आई होप देखिए ऐसे बहुत बेसिक चीज़ें हैं उसको आप समझ में रहे होंगे, लेकिन हम लोग जैसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो पृथ्वी के विषय में दिन रात का समय जो निर्धारित होता है अक्षांश देशांतर रेखा के विषय में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा ही अच्छा से ढंग से समझ में आएगा। इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी 1/4 कम हो जाती है तो सबसे अधिक संभावनाएँ होंगी कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 अंश अक्षांश के पास। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम उपग्रह
हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो ये वाला गलत ऑप्शन है और कारण जो कि सही है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले उपग्रह से बाहर जो गिराई गई गेंद है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के समान या उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार जिसको बोलते हैं मेंटल के नीचे कोर बना होता है, उसमें लौह और निकिल होता है। तो सियाल सीमे नीफे बोलते हैं। सबसे ऊपर वाले में सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बहुतायत होता है। फिर दूसरा में जो कि सेकेंड अगर देखा जाए तो सियाल सीमा होता है, मैग्नीशियम होता है और सिलिकॉन होता है। और फिर नीफे सबसे लास्ट में कोर में बना होता है। नीफे मतलब निकिल, या फिर से मतलब हो गया फेरस मतलब लोहा। तो निकिल और फेरस जो कि आपको सबसे कोर में सबसे निचले वाला पार्ट में देखना, जैसे पृथ्वी का ये संरचना है तो सबसे नीचे वाला पार्ट को बोला जाता है कोर। ठीक है, तो इसका जो देखेंगे हम लोग भूर पर्पटी कैसे बांटा गया है तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पृथ्वी दिवस जो कि मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस तो पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अब देखते हैं मंगल ग्रह के विषय में। तो मंगल ग्रह से जो बेसिक नोट्स है उसको देख लेते हैं। मंगल जो कि सूर्य के अनुसार यह चौथा ग्रह है, जो कि सूर्य के सबसे निकट के रूप में अगर देखा जाए दूरी के हिसाब से सूर्य से, तो चौथा ग्रह है। ठीक है, 4th नंबर पर ग्रह है चौथा। और मंगल ग्रह का झुकाव देखिए 25 डिग्री 12 मिनट है और लगभग पृथ्वी के ही समान इसका वो है, दूरी भी है। इसके अलावा मंगल ग्रह के विषय में देखा जाए तो यहाँ का जो औसत टेम्परेचर है -65 डिग्री सी टेम्परेचर यहाँ पे। और मंगल का सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह या लाल प्लेनेट की भी संज्ञा दिया गया है। इसका 2 उपग्रह सबसे इम्पोर्टेंट है, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस इसका 2 उपग्रह है। ठीक है, और मंगल ग्रह पर जो पाया जाने वाला सबसे ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निक्स ओलंपिया जो सौरमंडल का या मंगल ग्रह पर पाए जाने वाला सबसे ज्वालामुखी पर्वत है निक्स ओलंपिया। ठीक है, और यह इसका लंबाई अगर देखा जाए ऊंचाई इसका एवरेस्ट से लगभग 8,848 मीटर जो एवरेस्ट का ऊंचाई है इससे 3 गुना लगभग इसका ऊंचाई है निक्स ओलंपिया का। ठीक है, और आई होप इसमें क्लियर हो गया होगा बहुत सारी चीज़ों को। इसको देखिए, इसरो ने भी हाल में प्रक्षेपण किया है मंगल ग्रह पर मंगलयान मिशन। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को इसरो ने भी किया था, हाल में भी किया है। तो इसको देखते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। बिल्कुल ही करेक्ट है, जो कि मंगल ग्रह के विषय में बता रहा है। कथन और कारण को देखते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की जो समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि होती है कम होती है। बिल्कुल ही करेक्ट है, ये स्टेटमेंट कम है, अधिक गलत है। और देखिए मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, ये कारण जो कि सही है। इसको अब नेक्स्ट देखते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है उसको बोला गया वर्फ क्षेत्र को और हिम स्थित जल की उपस्थिति। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, वह है यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था 25 मई 2008 को उतरा था। ठीक है, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा इस पर प्रक्षेपित किया गया था 2007 में और 2008 में सही समय पर, भारतीय समय अगर देखा जाए तो 25 मई 2008 को उतरा था। अब देखते हैं बृहस्पति के विषय में। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा। अगर सौरमंडल जितने भी ग्रह हैं उसको देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो व्यास है 1,42,984 इसका किलोमीटर इसका व्यास है। ठीक है, इसका डेंसिटी बहुत कम है, 1.32 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी अपने पृथ्वी का है जो कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और बृहस्पति का अगर उपग्रह को संख्या देखा जाए तो टोटल 79 उपग्रह अब तक है बृहस्पति के। और सबसे बड़े 4 उपग्रह को देखा जाए तो ईओ है जो कि यूरोपा गैनीमेड के द्वारा लॉन्च किया गया था
और गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो आई होप इतना सारा क्वेश्चन देखें। अब देखते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। सौरमंडल पर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे भारी ग्रह भी है, और क्योंकि आकार में बहुत बड़ा होगा तो भारी भी जाहिर सी बात होगा, चाहे डेंसिटी कितना भी कम हो तो भारी तो होगा ही, जब पृथ्वी से बहुत बड़ा है तो। इसका व्यास ही पृथ्वी का व्यास लगभग 12,000 किलोमीटर के आसपास है और इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। तो व्यास इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसका भारी भी होगा। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए अधिकतम समय लेने वाला जो ग्रह है वरुण है। बृहस्पति का जो वलय होता है सिलिकॉन का बना होता है। अब देखते हैं शनि ग्रह के विषय में। शनि ग्रह से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। शनि बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके पास भी लगभग 82 उपग्रह है। ठीक है, और इसको देखा जाए तो देखिए शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 वर्ष लेता है और शनि बुध मंगल और पृथ्वी में से वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय होते हैं, रिंग्स होते हैं, इसको बोलते हैं शनि। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया वह है शनि। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है यूरेनस और नेपच्यून। टाइटन देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का, और सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वह शनि है, लगभग 82 उपग्रह हैं। ठीक है, अब जो बचा हुआ ग्रह है उसको देखते हैं, अरुण, वरुण और प्लूटो से संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं। अरुण आपको पता है सूर्य के दूरी के हिसाब से अगर 7वां और ग्रहों के आकार के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। वहीं वरुण जो कि सबसे दूरी में है पृथ्वी के सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी में वरुण ग्रह है। ठीक है, तो सौरमंडल में स्थित संबंधित कथन बताना है। नेपच्यून उपशून्य तापमान वाला मेथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। फोबोस और डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यूरेनस के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 दिन लेता है सूर्य के चारों ओर यूरेनस, और बौना ग्रह प्लूटो को बोला गया। ठीक है, और प्लूटो को निकाल दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। ठीक है, इसको बौना ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, जब 2006 में चेक गणराज्य में प्राग सम्मेलन हुआ था उसी समय अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है इसका जो 26वां बैठक हुआ था, महासंघ बैठक, उसने जो ड्वार्फ ग्रह है बौना ग्रह प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटाकर उसको ड्वार्फ ग्रह और बौना ग्रह के रूप में उसको संचालित किया गया। और इसके अलावा देखते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है प्लूटो। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून और सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह वरुण है। निक्स एवं हाइड्रिया चंद्रमा है प्लूटो के। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 में चंद्रमा पर रखा था। ठीक है, उपग्रह होता है, चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं? वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रह के साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं, तो उसको बोलते हैं उपग्रह। चंद्रमा अगर देखा जाए तो चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है, साथ ही साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? उपग्रह। तो चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अगर देखा जाए तो 3,63,300 किलोमीटर है और अधिकतम दूरी तो 4,05,500 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और चंद्रमा जो कि पृथ्वी का परिक्रमा करता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखेंगे, क्वेश्चनों में डिस्कस करते हुए चलते चले जाएंगे। सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी जो कि शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं और चंद्रमा के विषय में चांद का सदैव एक अभिन्न फलक पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। बिल्कुल करेक्ट है। चांद अपने अक्ष पर 23 से 1/2 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतना ही है जितना पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। बिल्कुल गलत है। ठीक है,
चंद्रमा जो कि पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिनों में करता है, ठीक है। तो 23/2 ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई पड़ता है, बिल्कुल ही करेक्ट है। और अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल जो कि उसकी पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल का कमी है, वायुमंडल है नहीं, जिसकी वजह से बात नहीं हो पाता। बात होगा भी तो आवाज़ को सुनाई नहीं देगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है उसको बोलते हैं फुल मून। चंद्र ग्रहण को बोलते हैं फुल मून। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य ये सन हो गया, चंद्रमा देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब अपना अर्थ आ जाता है, अर्थ, तब इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण। चंद्र ग्रहण में कौन आता है? पृथ्वी आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से होता है ऐसा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान से अधिक चमत्कार होने के लिए उत्तरदायी कारण था कि पृथ्वी का चंद्रमा के सबसे निकटतम दूरी पर रहने का कारण, ठीक है। इसको बोला गया इंग्लिश में फुल प्राइगी बोला गया, ठीक है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। सौरमंडल में चंद्रमा होता है, पृथ्वी का उपग्रह है। ब्लू मून परिघटना होती है एक ही माह में 2 पूर्णिमा, या जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, ठीक है। ग्रह के विषय में देखिए, ग्रह यूरेनस है, उपग्रह चंद्रमा, पुच्छल तारा हैली, कृत्रिम उपग्रहयान मैरियन है। चंद्रमा के औसत पृथ्वी से औसत दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह देखते हैं, क्षुद्र ग्रह किसे बोलते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़े को समूह को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रहों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो विभिन्न आकारों के चट्टाने मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड जिन ग्रहों के माध्य पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति है। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच का अंतर, जो कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएँ प्लैनेट होते हैं, जबकि धूमकेतु हिमशिती गैसों से निर्मित होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं धूमकेतु और उल्का से क्वेश्चनों को देख लेते हैं, थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन होगा इसको देख लेते हैं। और धूमकेतु की पूंछ से परे दृष्टि होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, ठीक है। हेप बाप नाम से पुच्छल तारा धूमकेतु का है, हेप बाप, ठीक है। इसको आप देख रहे हैं। उल्का क्या है? उल्का एक वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में जो कि प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत चैप्टर। देखिए जो आपको कन्फ्यूजन बना हुआ रहा होगा, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं कैसे समय का निर्धारण करते हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और बहुत ही ल्यूसिड वे से डिस्कस करते हुए इसको चलेंगे, ठीक है। जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में चट्टान के विषय में। सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस और भी अदर एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चट्टान को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। चट्टान वास्तव में किसे कहते हैं? भूपटल। भूपटल मतलब पृथ्वी के जो ऊपर का पार्ट है, इस पे मिलने वाले सभी प्रकार के जो मुलायम या कठोर पदार्थ हो जो कि धातु नहीं होना चाहिए, उसी को चट्टान बोलते हैं। इसका निर्माण जो कि चट्टान का निर्माण विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उनके मिक्सिंग की वजह से हुआ है। अगर चट्टानों में सबसे प्रमुख तत्वों को देखा जाए तो सबसे जो 8 प्रमुख तत्व हैं, सबसे इम्पोर्टेंट 8 प्रमुख तत्व, जिसमें से ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 46.8 ऑक्सीजन है। इसके बाद सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन का जो परसेंटेज है 27.72 है। इसके बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद आयरन,
आयरन के बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम। ये सब 8 जो है प्रमुख तत्व हैं जो कि चट्टानों में पाए जाते हैं, चट्टानों के निर्माण में सहायता करते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ। और चट्टान, देखिए चट्टान को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आग्नेय चट्टान, बहुत इंपॉर्टेंट, आग्नेय चट्टान जिसको बोलते हैं इग्निशियन रॉक। दूसरा होता है अवसादी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड जो होता है मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान होता है, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 करके सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा को देखते हैं और इसके टाइप्स को भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आग्नेय चट्टान। पहला जो है आग्नेय या इग्निशियस रॉक को बोलते हैं। देखिए इसका निर्माण जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जो कि पृथ्वी के अंदर, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर में जो मैग्मा होता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर जितना भी जाएंगे अंदर, नीचे जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता हुआ जाता है। इसके बाद जितने भी मेटल होते हैं, धातु होते हैं, जो भी चीज़ें होता है, बिल्कुल ही वो एक तरह से गल जाता है, पानी की तरह हो जाता है, इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसके बाद वही चीज़, उसी को बोलते हैं मैग्मा। जो पृथ्वी के जो आग्नेय शैलों का निर्माण में जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा होते हैं, और मैग्मा ही जब जैसे ही बाहर निकलता है वो लावा का रूप ले लेता है, ठीक है। तो लावा और मैग्मा की वजह से होता है आग्नेय चट्टान का निर्माण, ठीक है। और बिल्कुल रेवेदार होता है और इसमें कोई भी परत नहीं पाई जाती है, एक कंटिन्यूस रूप से परत नहीं पाई जाती है, और इसमें जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आग्नेय चट्टान का संबंध जो कि देखा जाता है ज्वालामुखी क्रिया से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आग्नेय चट्टान, और इसमें पानी का, देखिए पानी बिल्कुल ही कम होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। जैसे ही बाहर निकलता है मैग्मा, बाहर निकलने के बाद यह लावा के रूप में ले लेता है, ठीक है, लावा के रूप में ले लेता है, चारों तरफ ऐसे फैल जाता है, ठीक है। तो आग्नेय सेल यही है। आग्नेय सेल में अगर देखा जाए कुछ एग्जाम्पल के रूप में, तो ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, पैगमेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सब जो कि एग्जाम्पल के रूप में है, आग्नेय सेल के एग्जाम्पल के रूप में। आग्नेय चट्टान को भी कई पार्टों में बांटा गया है। एक हो गया अंतर्जात इग्निशियस रॉक, जिसको बोलते हैं एंट्रीसो इग्निशियस रॉक। दूसरा हो गया प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक और इंटरमीडिएट इग्निशियस रॉक। कई पार्टों में इसको बांटा गया है, तो इसको जब डिस्कशन करने की ज़रूरत होगी तो इसको देख लेंगे। दूसरा जो कि हम लोग को देखना है सेडिमेंट्री रॉक, जिसको बोलते हैं अवसादी रॉक, जो कि पृथ्वी की सतह के जो सेल हो गया, जिसमें आग्नेय या अवसादी या कायांतरित, इन सभी के आच्छादन कारकों के अनावृत से इसका निर्माण होता है, अवसाद सेल का निर्माण होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो निर्माण की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो अवसादी सेलों को 3 प्रमुख शरीरों में विभाजित किया गया है, जिसमें से बलुआ पत्थर हो गया, पिंडशील, चूना पत्थर, ये सब जो कि आ गया उसी में, ठीक है। और अब देखते हैं रूपांतरित सेल, जो कि मेटामॉर्फिक बोलते हैं। मेटामॉर्फिक जो कि होता है, मेटामॉर्फिक मतलब या रूपांतर मतलब रूप का परिवर्तन, ठीक है। मूल रूप से देखा जाए तो रूप का परिवर्तन ही मेटामॉर्फिक से लिया गया है। और इसका जो कि आग्नेय सेल परतदार या जो तलछटी होता है या आग्नेय सेल के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप जो सेल बनता है उसी को बोलते हैं रूपांतरित। जैसे इग्निशियस रॉक है, इग्निशियस रॉक जैसे इसमें चेंज होता है, चेंज होने के बाद यह मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान का निर्माण कर लेता है। तो आग्नेय सेल से भी रूपांतरित चट्टान बनते हैं, अवसादी से भी रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप के परिवर्तन की वजह से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। जैसे आग्नेय सेल, जैसे आग्नेय में मैं आपको बताया था ग्रेनाइट में जैसे इसमें चेंज होगा कुछ समय या कुछ परत या कुछ हीट की वजह से, तो यह नीस का निर्माण होगा। नीस जो कि हो गया मेटामॉर्फिक चट्टान और ग्रेनाइट हो गया इग्निशियस रॉक। इसी तरह बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट पहले तो बेसाल्ट तो है इग्निशियस रॉक, इसके बाद ये चेंज हो गए शिफ्ट में आ जाता है। शिफ्ट एक क्या है, रूपांतरित चट्टान है। इसी तरह अवसादी सेल जैसे मान लीजिए आपको सेल है, सेल अवसादी है और इसका कन्वर्ट होके
सीधे मेटामॉर्फिक, जो कि इसका नाम हो जाएगा मेटामॉर्फिक, मतलब स्लेट का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह कन्वर्ट होता है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। आप क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सही कथन बताना है। परतदार चट्टानों पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है और परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का भरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और परतदार चट्टानों विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। ठीक है, तो परतदार चट्टानें क्या होता है, विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं और रूपांतरित इसी को बोलते हैं। और इसमें आ गया जैसे हीरा हो गया, अब्रक हो गया, संगमरमर, क्वार्टजाइट, ये सब जो कि मेटामॉर्फिक चट्टान के रूप में आते हैं। इसके अलावा देखते हैं अवसादी शैलों के लिए क्या कथन सत्य है। यह शैल जो कि अवसादी जो कि स्तरों में निक्षेपित होते हैं। बलुआ पत्थर, देखिए बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है, इसी को बोलते हैं बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान। आग्नेय चट्टानों के लिए क्या कथन सत्य है। यह क्रिस्टली होते हैं और अक्रिस्टली दोनों ही होते हैं और इसमें परत नहीं पाई जाती है, रेवेदार होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यही सब है। देखिए कांग्लोमेरेट, ग्रेनाइट और सेल और बलुआ पत्थर में से एक चट्टान जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट है इग्निशियस राख, तो इग्निशियस राख में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जो कि आग्नेय और तलछटी दोनों से होता है। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण अवसादी सेल का जो उदाहरण है, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, सेल, ये सब अवसादी सेल का उदाहरण है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी के विषय में। ज्वालामुखी किसे कहते हैं इसको देखते हैं। देखिए ज्वालामुखी को देखते हैं। ज्वालामुखी की सबसे पहले इसके नोट्स के विषय में देखते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं। देखिए ज्वालामुखी वह स्थान होता है जहाँ से गैस, राख और चट्टान, यहाँ तक कि लावा, इस सब पृथ्वी के धरातल पर पहुँचते हैं, उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी एक तरह से छिद्र होता है और जिसमें से लावा, राख, गैस और जलवाष्प आदि सब निकलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का है कुछ, तो इसमें से छिद्र होकर ऐसे निकलेगा मैग्मा, या लावा, राख, कुछ भी इसमें से निकलेगा अंदर, फिर बाहर जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाता है ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में से जो मैग्मा और गैस के उत्पन्न होने को लेकर भूपटल के नीचे व लावा के प्रकट होने तथा शीतल व ठोस होने की समस्त प्रक्रियाएं इसमें शामिल होता है ज्वालामुखी में। ज्वालामुखी में जो निकलने वाला पदार्थ सबसे इंपॉर्टेंट देखिए गैस हो गया। गैस, जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 60 से लेकर 90% मात्रा जो कि जलवाष्प ही बाहर आते हैं। इसके बाद और भी गैसें आती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन गैस हो गया या SO2 हो गया, ये सब निकलते हैं। ठीक है, लावा भी निकलते हैं। तो इसी को आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, क्या नाम है, ज्वालामुखी, इसको देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ज्वालामुखी जो कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में देखा जाए तो इसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोज, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है बिल्कुल ही बार बार विस्फोट होता रहता है, कभी भी इसको सक्रिय रूप में होता है। हमेशा समझिए कि इसमें ज्वालामुखी का उद्गार होता ही रहता है। इसका मुंह जो होता है, इसका मुंह जो हमेशा खुला रहता है और इसमें समय समय पर लावा हो गया, धुआं हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सब मात्रा बाहर निकलते रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं सक्रिय, मतलब बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में है। हमेशा कुछ न कुछ इसमें से लावा, राख, जलवाष्प गैसें निकलती रहती हैं इसमें। अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे अभी संसार में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज कहाँ पे है तो किलाउ, एक नाम याद करिए, किलाउ, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह बिल्कुल ही सक्रिय ज्वालामुखी है और यहाँ पे समय समय पर हमेशा ही उद्भटित, मतलब इसके अंदर से कुछ न कुछ निकलता रहता है, जैसे राख हो गया, लावा, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा अगर और देखा जाए माउंट एटना हो गया, बहुत सारा है इसमें, आप देख लीजिएगा। जो हवाई द्वीप है, आकार की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी पे सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप है जो कि माउना लोआ है। ठीक है, इसके अलावा माउंट एटना भी हो गया, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रालोम्बी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए स्ट्रालोम्बी जो कि
स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली बोलते हैं। ये भी भूमध्य सागर में निकलता रहता है हमेशा प्रकाश, एक जागृत ज्वालामुखी, इसमें हमेशा प्रकाश निकलता रहता है, इसी को बोलते हैं स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, यह भूमध्य सागर में एक प्रकाश स्तंभ का भी रूप इसको बोलते हैं। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा अगर देखा जाए सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। ठीक है, जो कि अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, इसको बोलते हैं सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। भारत में अगर देखा जाए तो बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में बैरन द्वीप है, वहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है। और जापान का फ्यूजियामा, जो कि वहाँ भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा पार्ट, जो कि बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त मतलब उसको बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनोज। डोरमेंट मतलब कभी भी विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन एक संभावना बनी रहती है कि इसमें से ज्वालामुखी की मात्रा कभी भी निकल सकता है। कभी विस्फोट हालांकि हुआ नहीं है। तो इस तरह के अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो माउंट सेंट हेलेंस है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके अलावा माउंट सेंट हेलेंस को ही बोला जाता है फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब थर्ड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी, उसको बोलते हैं मृत ज्वालामुखी, डेड या एक्सटिंक्ट, मतलब बिल्कुल समाप्त होने वाला ज्वालामुखी हो, इसको बोलेंगे मृत ज्वालामुखी। मतलब कभी भी इस प्रकार के ज्वालामुखी में मतलब अगर एक बार उद्गार हो गया तो फिर भविष्य में कभी भी ऐसा संभावना नहीं होता है कि इसमें से विस्फोट होगा, तो इसको बोलेंगे मृत या डेड ज्वालामुखी। ठीक है, इस तरह के ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा, सबसे फेमस जो कि किलिमंजारो है, तंजानिया के उत्तरी भाग में स्थित है किलिमंजारो। ठीक है, और बहुत ही मृत ज्वालामुखी है, बहुत ही फेमस है और बहुत सारा है। इसके अलावा देखिए एग्जांपल के तौर पे और दो चार देखें, जैसे माउंट किनाबोली जो कि मलेशिया में है, और अलबुर्ज जो कि ईरान में है, और इसके अलावा देखिए विसुविसी इटली में है, कोटापैक्सी इक्वाडोर में है। तो इस तरह के ज्वालामुखी है, इसको आप देख लीजिएगा। तो अब क्वेश्चनों को देखते हैं। ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनाडनाट, अपर्दनात्मक जलप्रपात में से कौन एक मूल रूप है ज्वालामुखी शंकु, जो कि एक मूल रूप है। देखिए ज्वालामुखी का कुछ टर्म है, उसको हम लोग बता लेते हैं एक बार। देखिए जैसे क्रेटर किसे कहते हैं? क्रेटर जो कि होता है ज्वालामुखी शंकु के ऊपर जो समानतः मिलने वाला जो कीप आकार का गर्तनुमा आकृति होता है, और इसमें देखिए ऐसा कुछ होगा, मान लीजिए ऐसे तरह से, ठीक है, कीप आकार का हो जाएगा इसमें, और इसमें पानी का जल का जमा हो जाता है। जैसे वर्षा होती है तो एक बार उद्गार होने के बाद कुछ ऐसा शेप में होता है, इसमें जल का भराव होने की वजह से बहुत बड़ा एक झील का निर्माण होता है। जैसे महाराष्ट्र में एक बुलढाना झील है, वहाँ पे लोनार झील है, बुलढाना में लोनार झील है। ये भी एक क्रेटर झील समझ सकते हैं। एक ज्वालामुखी के उद्गार से यहाँ पे एक झील बना, और इसी को बोलते हैं लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है, क्रेटर ज्वालामुखी की वजह से बना था। ठीक है, इसके अलावा कोल्डेरा एक नाम है, कोल्डेरा जैसे क्रेटर है, क्रेटर का ही और विस्तृत रूप, थोड़ा सा और बड़ा पार्ट है, उसको बोलेंगे कोल्डेरा बोलेंगे। ठीक है, और एक वर्ड होता है गीजर से नाम ही समझ में आ रहा है कि गीजर कुछ हीट वाला होगा, जो कि गर्म जल का ऐसा स्रोत होता है जिसमें समय समय पर जमीन के अंदर से गर्म जल का उत्पत्ति या गर्म जल निकलता रहता है, उसी को बोलते हैं गीजर। जो कि अमेरिका में जो येलो नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक फेथफुल गीजर है, अपने आप ही ज़मीन के अंदर से गर्म पानी निकलता रहता है। इसके अलावा देखिए धुआंरे बोलते हैं, धुआंरे भी एक अंतिम अवस्था होता है ज्वालामुखी का, इसमें से जलवाष्प या गैस निकलता रहता है। तो आई होप हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। ज्वालामुखी में सबसे अधिक गैसें जो निकलती हैं वो है जलवाष्प। इसका लगभग हमने आपको बताया कि 60 से लेकर 70% जलवाष्प निकलती है ज्वालामुखी में से। ठीक है, और जलवाष्प को H2O बोलते हैं। देखिए माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटापैक्सी में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कोटापैक्सी। ठीक है, इसका अगर हाइट देखा जाए तो 5911 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं लावा। ठीक है, और लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टानें हैं उसको बोलते हैं प्लूटोनिक चट्टान, जो कि इग्निशियस रॉक का पार्ट है। प्लूटोनिक चट्टान जो कि इग्निशियस
इग्निशियस रॉक का पार्ट है। माउंट एटना जो कि एक ज्वालामुखी है, माउंट एटना इसको हम लोग डिस्कस किए थे। यह इटली में है, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है माउंट एटना। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो कि एक संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्वालामुखी पर्वत है। मौना ये भी एक एक्टिव वेल्कनोज है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप यूएसए में है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है जो कि यूएसए में है। सक्रिय ज्वालामुखी में कोटापेक्सा हो गया, एटना हो गया, फ्यूजियामा हो गया और विसुविसी है, ये सब जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में स्थित है। यहाँ पे एक डेड ज्वालामुखी, डेड वेल्कनोज है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, किलिमंजारो एक आग्नेय गिरी है जिसको बोलते हैं वेल्कनोज। ज्वालामुखी जिसमें भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, हमने आपको डिस्कस किया, इसको बोलेंगे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश। हमेशा इसमें प्रकाश का उद्गम होता रहता है, मतलब ज्वालामुखी है तो जाहिर सी बात है मैग्मा निकलेगा बाहर, मैग्मा बाहर निकलेगा तो एक प्रकाश का रूप ले लेता है, यही चीज़, इसी को बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, ये बीट को यहाँ पे एक्टिव वेल्कनोज है, सदैव यहाँ पे गैस प्रज्वलित होती रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो कि किलाई हवाई द्वीप में स्थित है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, यह यूएसए में है। और नेक्स्ट देखते हैं, यूएसए में है किलाई। ठीक है, एटना जो कि सिसिली में है, विसुविसी इटली में है, वेरियस रास द्वीप पर है, और कोटापेक्सी जो कि इक्वाडोर पे है। ठीक है, कोटापेक्सी इक्वाडोर में एंडीज पर्वत के शिखर पर स्थित है कोटापेक्सी। ठीक है, इसके अलावा देखिए सही सुमेलित करना है, माउंट रेनियर जो कि यूएसए में है, माउंट रेनियर, और एटना इटली में आपको पता है, पेरिकुटिन मैक्सिको का ज्वालामुखी है, और ताल जो कि फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी है ताल। इसी तरह देखिए कुछ और भी है, एक क्वेश्चन जो कि IAS के 1999 में आया हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन 2015 में UPPCS में आया हुआ है, माउंट किनाबोली जो कि मलेशिया में ज्वालामुखी है, और अलबुर्ज आपको पता ही मैंने बताया था ईरान में है, अंकागुआ अर्जेंटीना में है, किलिमंजारो तंजानिया में है। तो आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसी तरह सबनकाया जो कि पेरू में है, कोलिमा मैक्सिको में है, और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत जिसका नाम है कराकाटोआ किस देश में स्थित है? यह इंडोनेशिया में कराकाटोआ स्थित है। ठीक है, तो अब देखते हैं भूकंप के विषय में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का रहेगा भूकंप। भूकंप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, और अभी जो हम लोग लास्ट में चट्टानों का देखे थे, ये सब समझे एक तरह से कोरिलेट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है चट्टानों का, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। तो भूकंप किसे कहते हैं, सबसे पहले भूकंप भी देखना जरूरी है। भूकंप जो कि धरातल के नीचे ये सब भूकंप की घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है वहाँ पे उस स्थान को बोलते हैं भूकंप का उत्पत्ति केंद्र, या सिस्मिक फोकस बोलते हैं, मूल केंद्र बोलते हैं। पृथ्वी का एक तरह से अंदर से जो क्रियाएं होती है पृथ्वी के अंदर, उसके वजह से पृथ्वी का हिलने की वजह से एक भूकंप एक लहर का रूप ले लेती है, इसी को बोलते हैं भूकंप। और जहाँ पे ये घटनाएं होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाँ से घटनाओं का उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं भूकंप मूल या सिस्मिक फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो भूकंप दशाओं के आधार पर भूकंप को 3 पार्टों में बांटा गया है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और टर्सरी वेव, मतलब PSL। ठीक है, यल वेव वो जिसको बोलते हैं टर्सरी वेव में। तो तीनों तरंगों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी वेव को। प्राइमरी वेव जिसको बोलते हैं प्रधान तरंगे या प्राथमिक तरंगे। जो प्राइमरी वेव होता है यह एक बिल्कुल ही ध्वनि तरंगों के समान होता है और अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड वेव हो इसको बोलते हैं। यह तरंग सबसे अधिक तीव्र गति से चलती है। प्राइमरी वेव सबसे अधिक तीव्र गति से चलती है, और इनके मार्ग में जैसे चलते हैं, इनके मार्ग में जितने भी चट्टानें होती हैं, चट्टानों की सघनता पर निर्भर करता है इनका तीव्रता। ठीक है, अगर चट्टान बहुत ही सघन रहेगा, जाहिर सी बात है इसका जो
गति हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। प्राथमिक तरंग जो है प्राइमरी वेव है, पृथ्वी के अंदर प्रत्येक भाग में यात्रा करती है, इसकी गति सबसे अधिक होती है, यह सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, प्राइमरी वेव। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए दूसरा जो तरंग है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंग है। ये इसका जो गति है प्रकाश के तरंगों की गति के बराबर होता है, या इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, जबकि प्राइमरी वेव था अनुदैर्ध्य, यह था अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है। और ये बिल्कुल ही उल्टी सीधी ऐसे चलती है, बिल्कुल कर्व रूप में चलती है। और प्रारंभिक तरंगों के बाद सबसे गतिशील तरंगे इसी को बोला जाता है। और ये तरंगे बिल्कुल तरल पदार्थ में से भी, तरल पदार्थ से एक तरंगे जो सेकेंडरी वर्ब है ये नहीं गुजरती है, ये बिल्कुल ही लुप्त हो जाती है, जैसे सागर आ जाएगा, पानी आ जाएगा, वहाँ पे लुप्त हो जाएगी प्राइमरी तरंगे। और लास्ट में देखिए टर्सरी तरंगे जिसको बोलते हैं सरफेस वेव या एल वेव के नाम से भी जानते हैं, एल का मतलब लव वेव के भी नाम से इसको जानते हैं टर्सरी वेव को। ये धरातली तरंग अन्य दो तरंगों से बिल्कुल ही वेगवान होती है इसका, और इसका भ्रमण पथ जो कि पृथ्वी का धरातली भाग में होता है, लहर जो कि पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र में पहुंचती है। ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी एल वेव को विषय में आपने देखा है। और अब देखते हैं क्वेश्चनों को, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे कहाँ पे भूकंप आया हुआ है, खतरनाक भूकंप। क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन जो कि खास तौर से देखा जाता है, तो अगर देखा जाए तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होता है। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव, तीनों तरंगों का उद्गम होता है, जबकि तीनों के विषय में हम लोग डिटेल्स अध्ययन कर लिए हैं। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में, देखिए भूकंप को मापने का भी भूकंप लेखी है जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इसमें से हो गया फोरेल स्केल, मर्कली स्केल, रिक्टर स्केल। खास तौर से रिक्टर स्केल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है भूकंप को मापने में। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को। रिंग ऑफ फायर शब्द, जो कि रिंग ऑफ फायर शब्द इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। यह भूकंप है, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से संबंधित है रिंग ऑफ फायर। ठीक है। और लगभग 90% जो भाग है भूकंपों का अनुभव किया जाता है जो कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर होता है। इस क्षेत्र में बिल्कुल 90% ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भूकंप 100% आने का चांस रहता है। ठीक है। और इसके अलावा देखिए भूकंप कहाँ पे सबसे ज़्यादा आने का सुलभ दशाएं होती है, जहाँ पे सागर और स्थल दोनों के मिलन बिंदु हो, या मोड़दार पर्वत हो, या ज्वालामुखी क्षेत्र हो, वहाँ पे भूकंप आने की संभावना जानता हो जाता है। साथ ही साथ विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण हो तो इस क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आता है। सत्य कथन को देखते हैं। भूकंप की तीव्रता को मर्कली स्केल पर नापा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, बिल्कुल करेक्ट है। और भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंप तरंगों के आयाम के सीधे मापन पर आधारित है, बिल्कुल ही करेक्ट है। रिक्टर पैमाने का उपयोग जो कि भूकंप के परिणाम को मापने का यूज किया जाता है। सिस्मोमीटर जो कि भूकंप को मापता है, इसको मैं बताया सिस्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है। सुनामी शब्द, देखिए सुनामी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनामी शब्द जापानी शब्द है एक तरह से। सुनामी मतलब होता है तू, ठीक है, TSU, शू हो गया, शू का अर्थ होता है बंदरगाह। बंदरगाह, नामी का मतलब होता है तरंग। बंदरगाह पे जो तरंग आते हैं उसी को बोलेंगे सुनामी। तो जो बंदरगाह पर जो समुद्र की जो तरंगें होती इतना ऊपर तक जाती हैं कभी कभी कि आसपास क्षेत्रों में बाढ़ का समस्या हो जाती है, आसपास के क्षेत्र डूब जाता है, इतना तरंगें उठती हैं, तो इसी को बोलेंगे सुनामी। ठीक है। तो सुनामी शब्द के जो क्वेश्चन हो उसको देख लेते हैं एक बार। जापान का वह शहर जहाँ पे विध्वंसकारी सुनामी और नाभिकीय विकिरण का सामना करना पड़ा, तो इसका राइट आंसर है फुकुशिमा में सुनामी और नाभिकीय विकिरण का सामना करना पड़ा, जो कि 2011 में जापान में भीषण भूकंप आया था वहाँ पे। और भूकंप के फलस्वरूप वहाँ पे सुनामी आया। सुनामी की वजह से जो आसपास का जो परमाणु विद्युत संयंत्र भी है वहाँ वो भी क्षतिग्रस्त हो गया, और नाभिकीय विकिरण भी उससे उत्पन्न हो गया। साथ ही साथ आसपास के जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया की वजह से जो उत्तर
पश्चिम प्रदेश का भूकंप जो है बिल्कुल भूकंप ग्रहणशील है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं पृथ्वी का सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। कोकोस प्लेट जो कि मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के मध्य पाई जाती है कोकोस प्लेट। भूकंपीय छाया क्षेत्र से क्या संबंधित है? भूकंपीय छाया क्षेत्र मतलब एक भूकंप का छाया क्षेत्र जिससे दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, और भूकंप अधिकेंद्र से 105 से और 145 के बीच का क्षेत्र P और S तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। ठीक है, तो भूकंपीय छाया क्षेत्र से आई होप समझिए। देखिए नेक्स्ट में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर महाद्वीप के विषय में। देखिए महाद्वीप को देखते हैं। महाद्वीप में सबसे पहले देखिए चैप्टर तो है, तो महाद्वीप बहुत बड़ा है, 7 महाद्वीप है। अगर सबके विषय में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले एक एक महाद्वीप को हम उठाकर, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, एक एक महाद्वीप को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें उस हर एक महाद्वीप के इंपॉर्टेंट रिवर, नदी, पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। वहाँ का जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा डिस्कशन महाद्वीप को देख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके अलग से हम लोग देखेंगे महाद्वीप को। सबसे पहले देखते हैं विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? टोटल 7 महाद्वीप हैं, और इसमें से एशिया जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में सबसे पहला है एशिया महाद्वीप, एशिया। दूसरा अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कुल मिला के 7 प्रकार के महाद्वीप हैं। ठीक है, और 7 में अलग अलग देश है। जैसे एशिया हो गया, एशिया का क्षेत्रफल देखा जाए 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर एशिया का है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है अगर देखा जाए तो। इसके अलावा एशिया का हम लोग डिस्कस कर लिए। इसके बाद देखिए एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सब चीज़ें महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए एशिया अगर महाद्वीप पे देखा जाए तो महाद्वीपों का जो भूमि क्षेत्र है, तो पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का एशिया महाद्वीप अगर 29.8% एशिया के पास है, उसके बाद अफ्रीका के पास 20% लगभग, उत्तरी अमेरिका के पास 16%, ऐसे करके परसेंटेज वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, और क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चनों में जो भी डिस्कस करेंगे हम लोग उसको देख लेंगे। जब हम लोग मैप देखेंगे तो उसको देखेंगे हम लोग। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है अफ्रीका महाद्वीप, वहाँ पे टोटल 54 देश अफ्रीका महाद्वीप में। वहीं पे एशिया महाद्वीप में 50 देश हैं, और यूरोप में 51 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है, दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं। इस तरह है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में देखिए एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम में सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऐसे करके हैं। सबसे छोटा महाद्वीप जो कि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप है। ठीक है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप है। सबसे बड़ा क्या है? एशिया महाद्वीप है। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि जनसंख्या सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या कम होने की वजह से वहाँ पे प्रति व्यक्ति भूमि देखा जाए तो वह काफ़ी कम है, और जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा देखा जाए देखो वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव पर है, जो कि अंटार्कटिका है। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको बताना, देखिए 1 2 3 4 ये 1 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, 4 कहाँ पे है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का मैप है, और इसमें देखिए पहला जो है ये एंडीज पर्वत को, ये जो है एंडीज पर्वत को दर्शाता है। ये उत्तरी अमेरिका में इस जो पश्चिमी साइड है वहाँ पे रॉकीज पर्वत होता है, तो ये एंडीज पर्वत को दिखाता है। 1 नंबर जो एंडीज पर्वत को दिखा रहा है। 2 नंबर जो कि यहाँ पे है, ये 2 नंबर ब्राजीलियन शील्ड को दर्शा रहा है। 3rd नंबर यहाँ पे गुयेना उच्च भूमि है, और 4था नंबर जो कि अमेजन बेसिन है। यहाँ से सबसे बड़ी, यहाँ पे इतना फॉरेस्ट डेंस होता है क्योंकि यहाँ से विषुवत रेखा होकर यहाँ से गुजरती है, इसकी वजह से फॉरेस्ट बहुत ही डेंस होता है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। एनोकोंडा जैसे बड़े बड़े जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अमेजन बेसिन में अमेजन रिवर भी है, जो कि बहुत ही बड़ी रिवर है अमेजन रिवर। इसके अलावा देखें एटलस पर्वत कहाँ पे स्थित है। एटलस पर्वत आपको
एटलस पर्वत देखिए उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। वह महाद्वीप जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का परसेंटेज सर्वाधिक है वह है यूरोप। और देखिए बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर और सुमात्रा द्वीप में से वह जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वह है बोर्नियो। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे विश्व की पर्वत शिखर, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।